हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3 है और बीडीसी का बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले इसमें इसके बारे में जो है हम लोग जान लेते हैं। और इसमें जो है बहुत सारा फॉर्मूला है, सूत्र है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखे हैं और चैप्टर का नाम हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब ये हुआ कि जिस बहुपद का घात जो है एक होता है, यानी जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं या रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये हमारा है चैप्टर 3 है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि दो चर का मतलब हो गया, तो चर वाला जो संख्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चर और अचर होता क्या है। चर और अचर होता क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद जो है इसके हम बेसिक डिटेल जानेंगे। चर और अचर, चर में हो गया आपको A to Z, मतलब ABCD का जो 26 लेटर होता है इसको बोलते हैं चर। ठीक है, जिसका यूज हम लोग ज्यादातर XY का यूज करते हैं, PQ का यूज करते हैं या AB का यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि सबका यूज करना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन जो इसका बनता है उसी का हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे समीकरण में ज़्यादातर जो है समीकरण में X और Y का यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा X और Y जो होगा यही हमारा चर होगा। क्लियर कहा है यहाँ पे, X और Y ये दोनों क्या है, चर होगा। ठीक है, ये चर होगा। उसके बाद अचर की अगर हम बात कर लें तो ये हमारा होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। ठीक है ना, प्लस माइनस यहाँ डाल देते हैं। यानी अचर में जो संख्या होगा वो प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। क्लियर है, यानी दो संख्या हम लोग जाने, पहला है चर, दूसरा अचर। तो चर हमारा हो गया XY और अचर हो गया हमारा कोई भी जो है संख्या होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है हम लोग दो चर में है तो सबसे पहले इसका व्यापक रूप हम लोग जान लेते हैं। व्यापक रूप का मतलब हो गया इसमें जो समीकरण बनेगा, जिस तरह से बनेगा उसके बारे में हो गया। ठीक है, ये शरीर जो खड़ा है ये किस पर निर्भर करता है, हड्डी पे यानी कंकाल पर जो है निर्भर करता है। ये कंकाल अगर नहीं रहेगा तो शरीर ये खड़ा नहीं रहेगा। उसी तरह से ये जो समीकरण है उसका व्यापक रूप होना आवश्यक है। व्यापक रूप जो है होता है वही आपका जो है कंकाल हो गया। यानी इस हिसाब का जो है, इस चैप्टर का जो है, इसको समझ लीजिए रीढ़ का हड्डी। ठीक है, ये इसमें जो है ये होता है समीकरण 1 और ये होता है समीकरण 2। जहां पे जो नंबर आया है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सभी क्या है, अचर है। और इसमें जो चर आया है वो X और Y होगा। ठीक है, X और Y ये दोनों क्या है, चर है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो चर आपको दो मिलेगा, X और Y, और अचर में आपके स्थान पर यहाँ पे नाम दे करके डाला गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसके जगह पर आपको या तो प्लस में कोई संख्या रहेगा या तो कोई माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आता है इसका हल करने की बारी। अब समीकरण 1 समीकरण 2 ये हमारा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसके लिए दो विधि है, यानी इसको प्रश्न को जो है हम लोग दो विधि से हल कर सकते हैं। तो वो दो विधि का नाम है क्या है, तो पहला है यहाँ पे बीज गणितीय
विधि, ठीक है। दूसरा हो गया ज्यामितीय, ज्यामितीय विधि, ठीक है। ज्यामितीय को ही हम लोग बोलते हैं ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, सही है, ग्राफीय विधि। तो हम लोग जो है ये दोनों पर जो है सॉल्व कर सकते हैं। बीजगणितीय विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, ज्यामितीय विधि या ग्राफीय विधि, जो कि दोनों एक ही होता है, इस विधि से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बात आता है कि बीजगणितीय विधि में होता क्या है। जैसे कि ज्यामितीय विधि तो होता है हमारा ग्राफीय विधि, जिसको हम लोग ग्राफ पर सॉल्व करते हैं। परीक्षा में आपको जो है कोई भी एक सवाल आपका ग्राफीय विधि से रहेगा, उसके लिए आपको या तो 3 नंबर या 5 नंबर का अंक में रहता है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बीजगणितीय विधि में जो है क्या सब आता है। तो बीजगणितीय विधि में जो है 3 विधि होता है। एक होता है विलोपन, विलोपन विधि। दूसरा होता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा होता है वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही जो है 3 विधि से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जब तक ये नहीं कहा जाए कि इस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल करें, तब तक हम लोग ग्राफीय विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पर जब समीकरण दिया हुआ है और हल करने की बारी आएगी तो हम लोग ये तीनों विधि में से कोई एक विधि का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। और तीनों जो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो आंसर तो वही आएगा। अगर हम कोई क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वही प्रतिस्थापन विधि से भी आएगा और वही आंसर जो है वज्र गुणन विधि से भी आएगा। अपना अपना सुविधा से जो है कर सकते हैं। विद्यार्थी को जिस तरह से जैसा समझ में आएगा उसको वैसा ही सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब जो है इसमें कुछ नियम होता है, ठीक है। यानी इस समीकरण को हल करने के लिए कुछ नियम दिया गया है, कुछ ग्राफीय नियम दिया गया है, कुछ हल के बारे में भी दिया गया है। यानी उस प्रश्न को जो है, इस प्रश्न को हम लोग कितना विधि से हम लोग कितना विधि से नहीं, इसमें जो है बताया गया है कि कौन कौन सब हल किया जाएगा, यानी किसका हल होगा और किसका हल नहीं होगा। अब इसके बारे में जानेंगे। तो अब जानेंगे इसमें कि जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, जो हम लोग यहाँ पे सूत्र लिखे हैं, इसमें हमारा क्या है, पहला अनुपातों की तुलना। जिस तरह का 2 समीकरण होता है, समीकरण 1 समीकरण 2, उसमें जो मान आता है उसको हम लोग अनुपात में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जब तक अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं तब तक हमारा क्या होता है कि इसका रूप के बारे में पता चल जाता है कि यानी इसका हल कैसा होगा। जिस तरह से कि हम लोग इसका ग्राफीय भी बता सकते हैं कि इसका ग्राफीय किस तरह का होगा। इसके बाद जो है बीजगणितीय रूप, यानी इसका हल होगा या नहीं होगा। एक चीज और यहाँ पे लिखेंगे, वो आपको हम बताएंगे बाद में। तो पहला हमारा जो है, अगर समीकरण कुछ इस तरह का देखने को मिले, ठीक है, यानी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। देखिए ये बराबर c1 नहीं होगा c1/c2, यहाँ पे होता भी है नहीं भी होता है, ठीक है। बुक में यहाँ पर सिर्फ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इस तरह का रह सकता है। हम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख करके दे सकते हैं c1/c2। यहाँ पे बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सपोज दैट पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये बराबर नहीं है, दूसरा और तीसरा जो है ये दोनों बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ध्यान आपको देना है कि पहला वाला जो है हमारा बराबर है या नहीं है। जब ये वाला जो है बराबर नहीं रहेगा तो आगे आपको कोशिश करना है कि नहीं निकाले।
जब ये बराबर नहीं है तो इसका नियम जो है हमारा जब होता है तो तब हम क्यों यहाँ पे लास्ट वाला को निकालें। तो देखिए जब ये हमारा बराबर ना रहे तो इसका ग्राफीय कैसा होगा, तो यहाँ पे होगा एक रेखा पर प्रतिच्छेद करती, यानी आपको यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखाएं लिख देते हैं सिर्फ, क्लियर है। यानी प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदी कर देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी आपका अगर इस तरह का समीकरण आता है और ग्राफ तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो है क्या होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद है अगर हम बीजगणितीय रूप में अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारा क्या होगा, केवल एक हल निकलेगा, केवल एक हल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। अब हम आपको बताए थे कि यहाँ आखिरी में लिखना क्या है, तो इस सवाल में जो है यहाँ पे लिखा जाएगा संगत, इसलिए यहाँ पे लिखे थे, लास्ट वाला डब्बा बनाए थे। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब पहला और दूसरा बराबर रहे, जब पहला दूसरा बराबर रहता है तो तीसरा वाला भी निकालना अनिवार्य हो जाता है। तो अब पहला दूसरा वाला जो है अगर बराबर है तो तीसरा वाला चेक करना है कि वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आता है तो उसका जो है ग्राफ किस तरह का होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर करती हुई रेखाएं या रेखाएं कर देते हैं, समांतर करती हुई रेखा या समांतर रेखाएं भी लिख सकते हैं, समांतर रेखा ही लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। समांतर रेखा या रेखाएं, क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम बीजगणितीय की बात कर लें तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और इस तरह का समीकरण को हल करना नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपका इस तरह का समीकरण बनता है, इस तरह का आता है, तो उसमें क्या करना है, डायरेक्ट आपको जो है आंसर में लिख देना है कि कोई हल नहीं है, आगे इसका x और y का जो है मान ज्ञात नहीं करना है। इसके बाद जो है इसका होता है असंगत, ठीक है। अब लास्ट में जब तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तीनों का जो है बराबर आता है तो ग्राफीय इसका क्या हो जाता है, संपाती हो जाता है, संपाती रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखाएं। उसके बाद जो है अगर हम बात कर ले बीजगणितीय रूप का, तो इसमें होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। इसमें भी आपको जो है ज्ञात करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब समीकरण, कोई भी समीकरण है और उसका जो है हल अपरिमित रूप से अनेक आ रहा है तो उसमें ज्ञात करने की क्या जरूरी है। जब कोई भी आंसर जो है, कोई भी हल जो है एक से ज्यादा होता है तो ज्ञात नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और इसका जो है संगत होता है, कुल मिलाकर के आपका जो है यहाँ पे 9 सूत्र हो गया, 3 इसका 3 इसका 3 इसका, टोटल हो गया 9 सूत्र। और 9 सूत्र में आपका जो है 3.2 का सवाल पूरा बन जाएगा अच्छे से। और इसको समझिए, अच्छे से समझिए, और ये जो फॉर्मूला है इसको याद भी रखिए, क्लियर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसके युग्म को हल करने का जो है 2 विधि होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। जैसे सबसे पहले ये जान लीजिए कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, इसमें दो चर का मतलब ये हो गया कि आपका दो चर कोई भी हो सकता है, चाहे आप x मान रहे हैं तो xy होगा, अगर दूसरा कोई मान रहे हैं a और b तो ab होगा, ठीक है, या आप p और q मान रहे हैं तो pq होगा, ठीक है। तो दो चर में संबंध भी ऐसा होना चाहिए कि लिखने और सुनने में ठीक लगे, अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर हम xy को ले रहे हैं तो xy को ही लेना है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब हो गया जिसका घात जो है एक हो, ठीक है, जिसका घात क्या हो, एक हो। इसमें यहाँ पर जो चर लिए हैं x और y, उसका घात हमारा क्या है, एक है, ठीक है। तो उसी तरह से ए बी अगर है तो उसमें भी हमारा घात एक होना चाहिए। अगर पी क्यू ले रहे हैं तो उसमें भी घात हमारा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। अब इसमें जान रहे हैं कि इसको हल करना है तो इसका विधि भी होता है, ठीक है। तो हल करना है तो इसका विधि है दो। पहला है बीजगणितीय विधि, ठीक है, और दूसरा है ग्राफीय विधि। आपका जो है ग्राफ कॉपी पे बनेगा, ठीक है ना, ग्राफ कॉपी अगर है सिखा देंगे आपको, ग्राफ कॉपी लेकर के, ग्राफ कॉपी का भी एक वीडियो जो है आपको बन करके तैयार हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात कर ले बीजगणितीय का, तो बीजगणितीय विधि में हमारा जो है 3 प्रकार का जो है विधि आता है, ठीक है। यानी ये हमारा क्या है, बीजगणितीय विधि, 3 प्रकार का विधि आ गया इसके अंतर्गत। तो पहला आ गया प्रतिस्थापन, ठीक है, दूसरा हो गया विलोपन, और तीसरा हो गया वज्र गुणन विधि। ये 3 प्रकार का जो है ये विधि होता है बीजगणितीय विधि के अंतर्गत, समझ गए। अब अगर चलते हैं, अगर क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर 1 में, जो इसमें सबसे पहले हमको ये चुनना है कि दो व्यक्ति हमारा कौन सा है, या दो वस्तु अगर है तो दो वस्तु कौन सा है, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है, तो इसमें जो है दो व्यक्ति आया है, एक आया है आफताब और दूसरा है उसका पुत्री। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना कि आफताब का वर्तमान आयु बराबर होगा x वर्ष, तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु बराबर होगा y वर्ष। अब यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हमको देखना है कि क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व का मतलब ये हुआ कि ये पहले की बात कर रहा है, ठीक है, यानी 7 वर्ष पहले का। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये कौन कह रहा है, आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे जो है 7 गुनी आयु का था। कब, 7 वर्ष पहले। तो अभी हमारा वर्तमान आयु x है, उसमें सबसे पहले 7 को माइनस करेंगे, यानी x माइनस 7 बराबर लिखेंगे यहाँ पे y माइनस 7 बराबर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 7 गुनी जो है, यहाँ जो आया है 7 गुनी, उसकी पुत्री में करना है, ठीक है। चूंकि इक्वल कर रहे हैं दोनों का एज को, आयु का जो है इक्वल कर रहे हैं, तो उस समय हमारा क्या होगा, दोनों का जो एज होगा उसमें जो छोटा एज होगा उसमें 7 गुनी कर देना है, ठीक है। वैसे भी यहाँ आफताब अपनी पुत्री से न कह रहा है, तो इसलिए 7 गुनी जो है पुत्री में होगा। तो अब यहाँ पे x माइनस 7 बराबर लिखेंगे, 7 को y से गुना करेंगे, चूंकि ब्रैकेट हटाना है तो गुना करेंगे तभी बाहर आएगा। 7 को गुना करेंगे -7 से तो माइनस होगा
x, ये 7 जो है इस तरफ आएगा तो -7y बराबर होगा -49, ये -7 हो जाएगा +7, यानी x -7y बराबर हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा -42, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है पुनः प्रश्न से, चूंकि समीकरण 1 निकल चुका है, अब दूसरा समीकरण निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद जो वर्तमान आयु हम लोग लिए हैं x, उसमें जो है 3 जोड़ देंगे, चूंकि 3 वर्ष अब बाद की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अब उसका जो पुत्री का जो गुनी होगा वो हमारा कितना होगा, 3 गुनी होगा। ठीक है, तो x + 3 बराबर लिखेंगे, गुना करेंगे इसको 3y + 3 को 3 से करेंगे 9, यानी x। अब करना क्या है कि उसी तरह से x और y को एक जगह करना है, चर वाले को, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 3y बराबर 9, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, यानी x - 3y बराबर, अब ये घट जाएगा, समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद जो है जब हमारा समीकरण 1 और 2 दोनों जब कंप्लीट हो जाए तो आप इसको जो है कोई भी एक विधि से हल करके इसका आंसर को चेक कर लेना है। ठीक है, निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से ही इसको तैयार करते हैं। ठीक है, और x और y का जो है मान वो हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 जो है दोनों तैयार है, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसे हम लोग सबसे आसान जो विधि है हमारा विलोपन, उस पर जो है इसको हल करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से जो नया है, अगर उसको समझ में अगर नहीं आ रहा है वो अपना अच्छे से ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2। ठीक है, उससे पहले आप जो है यहाँ पे अच्छे से समझिए, कोई भी एक चर यानी चाहे x हो चाहे y हो, दोनों मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, इसका गुणक 1 है, इसका भी गुणक 1 है, ये मिल रहा है, इसीलिए इसके आगे का प्रोसेस जो होगा वो लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई और नहीं मिलता है, अगर x नहीं मिलेगा, y नहीं मिलेगा, फिर उसका भी प्रोसेस आपको हम बता देंगे आगे क्वेश्चन में 3.2 में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 घटा समीकरण 2, तो x - 7y बराबर लिखेंगे -42, x - 3y बराबर लिखेंगे 6। जब भी घटाने पर होगा तो चिन्ह को परिवर्तित करेंगे, जैसे ये प्लस छुपा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस, जिसमें माइनस रहेगा वो हो जाएगा प्लस, ये प्लस में है ये हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, और x x में है और ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से y वाला में देखेंगे, 7y माइनस में है और 3y जो है ये प्लस में घटेगा, और घट करके यहाँ आएगा -4y। उसके बाद जो है -42 और -6 दोनों माइनस में है, दोनों जुट करके हो जाएगा -48। तो y बराबर लिखेंगे -48 बट्टे -4, माइनस काट देंगे, 4 से 48 को कटाएंगे 12 बार में, यानी y का मान निकल जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, तो x y का मान निकाल चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख करके, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा जो है यहाँ पे x - 7y बराबर -42 इस पर बैठाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा y का मान 12, तो यहाँ पे x - 7 गुना लिखेंगे 12 बराबर लिखेंगे -42, x माइनस दोनों को गुना करेंगे, 12 × 7 = 84 -42, x बराबर हो जाएगा -42, ये माइनस में 84 है, उस तरफ जाएगा +84। अब ये घटेगा
तो घट करके बचेगा 8, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यानी प्लस में बचेगा 42 वर्ष। ठीक है, x का भी निकल गया, y का भी निकल गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः आफताब का वर्तमान आयु बराबर लिखेंगे 42 वर्ष, 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री का जो है, पुत्री का वर्तमान आयु बराबर लिखेंगे 12 वर्ष। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर निकल गया। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। अब है यहाँ पे क्वेश्चन 2, और सबसे पहले आपको हम ये बता चुके हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जब क्वेश्चन यहाँ रहे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 वस्तु या 2 व्यक्ति अगर है तो उसको चुनना है, पहले उसको देखना है। ठीक है, क्योंकि उसी को जो है मान करके x और y लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सर्वप्रथम यहाँ पे 2 वस्तु हमारा है जो है उसको इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, इंडिकेट कर लिए, बल्ला और गेंद हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर लिखेंगे x रुपया तथा एक गेंद का जो है मूल्य बराबर लिखेंगे y रुपया। अब आएंगे यहाँ पे प्रश्न से। तो यहाँ पे प्रश्न से सबसे पहले हमको ये देखना है, जो 2 वस्तु लिया है उस वस्तु में हमारा जो वस्तु होगा वो कितना कितना लिया है। 1 लिया है, 2 लिया है, 10 लिया है, 20 लिया है कि 50 लिया है, उसको देखना है। जिस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है क्रिकेट टीम का जो कोच है 3900 रुपया में कितना बल्ला खरीदा है, तो 3 बल्ला खरीदा है। 1 बल्ला का दाम है मूल्य है x रुपया, तो 3 बल्ला का हो जाएगा 3 गुना x। उसके बाद जो है 6 गेंद खरीदा है, तो मतलब 6 गुना हो जाएगा y। अब बराबर लिखेंगे यहाँ पे 3900 रुपया। ठीक है, 3 को x से गुना करेंगे 3x प्लस 6 को y से गुना करेंगे 6y बराबर हो जाएगा 3900 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों में 3 कॉमन हो रहा है। ठीक है ना, तो 3 को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, तो x प्लस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 3900। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो आ रहा है x प्लस 2y बराबर 3900 बट्टे में आ जाएगा ये 3, कटेगा 1300। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 1300। ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद पुनः प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। इसके बाद जो है फिर उसने बाद में जो है एक और बल्ला खरीदा है। ठीक है, तो एक बल्ला लिया है और उसी प्रकार का जो है 2 गेंद खरीदा है, मतलब 3 सामान खरीदा है, एक बल्ला और उसके बाद जो है 2 गेंद है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना x प्लस 2 गुना y बराबर कितना रुपया दिया है 1300। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 1300, समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जो है
हल करेंगे, ठीक है, चाहे वो बीजगणितीय हो चाहे वो ग्राफीय रूप हो, ठीक है, उसमें हल करेंगे। तो एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर हल जो करेंगे तो उसमें हमारा x और y दोनों मान जो है कट जाएगा, ठीक है, हल करने के समय में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है हम लोग का मान, वो हमारा क्या हो रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है। जैसे आपको हम बताते हैं, समीकरण 1 से करना क्या है आपको, यहाँ पर a1 b1 और c1 लिखना है, ठीक है। तो x का जो गुणक होगा वो a1 होगा, y का जो गुणक होगा वो होगा b1, उसके बाद जो है लास्ट में 1300 है वो हो जाएगा c1, उसके बाद a2, फिर यहाँ x का गुणक 1, फिर यहाँ पर जो है b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा 1300। यहीं पर अगर हम बट्टे करते हैं दोनों का, a1 बट्टे a2 लगाते हैं, ठीक है, तो जब a1 बटे a2 करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 1, b1 बटे b2 जब करेंगे तो 2 2 कटेगा, इसका भी आ जाएगा 1, और c1 बटे c2 जब करेंगे इसको भी जब कटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 1। यानी तीनों का जो आ रहा है a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, तीनों इक्वल हो रहा है, मतलब तीनों का जो है 1 आ रहा है। यानी इसलिए लिखेंगे यहाँ पे यह अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, ठीक है। ये है इसका आंसर। इसमें आपको जो है x और y का मान निकालना नहीं है, क्योंकि ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब भी कभी समीकरण अनेक हल आए तो उसको हल करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे क्वेश्चन 3 समझते हैं और इसको हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 हमारा यहाँ कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद जो है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे दो वस्तु है, ठीक है, 2 वस्तु है, एक है सेब और दूसरा है अंगूर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर लिखेंगे y रुपया, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न से देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न से 2 केजी सेब है, मतलब 2 गुना x होगा, 1 केजी अंगूर है 1 गुना y होगा, फिर बराबर कितना है 160 रुपया है। तो बराबर कर देंगे 160, गुना करेंगे 2x, इसको गुना करेंगे y बराबर होगा 160। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पे पुनः प्रश्न से देखेंगे, पुनः प्रश्न से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 महीने के बाद जो है 4 केजी सेब, यानी अब जो है सेब बढ़ गया है तो 4 गुना हो जाएगा x प्लस 2 केजी अंगूर है तो 2 गुना हो जाएगा y, बराबर लिखेंगे 300 है तो बराबर लिखेंगे 300। अब 4 को जब x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 2 को जब y से गुना करेंगे 2y होगा, बराबर होगा 300। दोनों में कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 300। 2x प्लस y बराबर लिखेंगे 300 बटे 2, काट करके जो है 150। 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 150, समीकरण हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है ये जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे
x और y का मान जो है ज्ञात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको हम लोग a1/a2 पर सेट करेंगे तो इसका हल जो आएगा वो कोई हल नहीं होगा। देखते हैं इसको निकाल करके। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 हम लोग समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 में है 2 x का जो गुणक होगा, ठीक है, और b1 होगा y का गुणक, और c1 जो होगा लास्ट वाला पद अचर। उसके बाद जो है a2 लिखेंगे, 2 होगा, y का गुणक जो है b2 होगा, और लास्ट में है 150। और यहीं पे जब बट्टे करेंगे तो काट करके इसका आएगा 1, यहीं पे फिर बट्टे करेंगे इसका तो काट के आएगा इसका 1, और इसको जब कटाएंगे तो यहाँ पर 0 0 कटेगा, 16/15 आएगा। यानी ये दोनों हमारा इक्वल हो रहा है और लास्ट वाला c1/c2 जो है इक्वल नहीं हो रहा है, अर्थात हमारा ये जो निकलेगा, अतः यह कोई हल नहीं है, इसलिए इसका जो है x और y का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जो है बन गया है। अब आगे हम लोग चलेंगे, एक्सरसाइज जो है 3.2 उसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।